मुझे उसको सेंड करना है, उस बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, वरुण की, तो वो क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा, तो उसको बैकअप क्लास भेज देती हूँ। कभी भी जब आपको कोई भी काम हो बेटा या फिर तबीयत ठीक ना हो तो बता देना, चलिए मैं फिर उस बच्चे को बैकअप क्लास का रिकॉर्डेड भेज देती हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन जो है, they are allow the movement of a molecules that are of a 500 Dalton or less weight to the pass through the it। समझ गए? ये इंटीग्रल प्रोटीन जो बाहर वाली मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ये किन मॉलिक्यूल्स को लेके जाने का काम करती है? याद आ गया, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या काम करते थे? मॉलिक्यूल्स को लेके जाने का काम करते थे। तो ये मॉलिक्यूल्स को लेके तो जाती है, बट वो मॉलिक्यूल्स बहुत छोटा होना चाहिए। 5000 डाल्टन, डाल्टन बहुत छोटी यूनिट होती है, और उससे भी कम वेट वाला मॉलिक्यूल जो है वो पास हो सकता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज अ फ्रीली परमिएबल, ना तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं, फ्रीली परमिएबल, लाइक किसकी तरह? सेल वॉल की तरह। सेल वॉल की तरह ये फ्रीली परमिएबल है टू न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, आयंस, एंजाइम्स, मॉलिक्यूल्स लाइक एटीपी। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, आयंस, एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना, एटीपी मॉलिक्यूल्स, एडीपी मॉलिक्यूल्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन आउटर मेम्ब्रेन से हो सकता है, ठीक है। इज अ फ्रीली परमेबल। इनर मेम्ब्रेन की बात करें अगर हम, इनर मेम्ब्रेन कैसी है? हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर। फोल्डेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है, कहीं पे भी फोल्डेड स्ट्रक्चर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि दिस वन इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया यानी कि अगर हम इसको खोल दें तो कितना आ जाएगा? बहुत लेंथ ज्यादा निकल सकती है उसकी, और हमने इसको कंसाइज करके एक में रखा हुआ है। तो फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑलवेज यूज होते हैं फॉर इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो है, दिस वन इज इंक्रीज द सरफेस एरिया इनसाइड द ऑर्गेनल्स। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को बोलते क्या है हम? इस फोल्डेड स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टी, वर्ड आ जाता है। क्रिस्टी हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? क्रिस्टी इज प्रेजेंट इन अ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन लाइनिंग इज कॉल्ड क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी है एंड द प्रोटीन्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी और जो इनर मेम्ब्रेन के मैट्रिक्स में प्रोटीन है ना, एड्स इन अ प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ये एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस। पावर हाउस है ना, पावर हाउस क्यों कहते हैं? पावर बनती है यहाँ पे, एनर्जी बनती है। एनर्जी क्या है हमारी ह्यूमन बीइंग्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? एनर्जी है एटीपी। तो एटीपी का प्रोडक्शन बाय द ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से पहले बनता है पायरुवेट, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। पायरुवेट से एटीपी का एनर्जी का बनना, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, यानी फाइनल प्रोसेस अकर इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर्स ऑफ हाउस भी कहा, हाउस ऑफ पावर या पावर्स हाउस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है। इस प्रोडक्शन में बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं। various chemical reaction take place inside the mitochondrial membrane, inner membrane, यानी जो क्रिस्टी है ना, वहां पे बहुत सारी प्रोसेस हो रही है। एंड द इनर मेम्ब्रेन इज अ स्ट्रिक्टली परमिएबल, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये जो सिस्ट्री है ना, क्रिस्टी है ना, ये आपका ये जो क्रिस्टी है, दिस वन इज अ स्ट्रिक्टली परमिएबल, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अंदर जाने देती है। कौन से मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अभी हम देखेंगे यूज होता है फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए। जब तक ग्लूकोज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ग्लूकोज बर्न नहीं होता, तब तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे नहीं, और जब तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे नहीं आपको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी नहीं मिलेगी। क्लियर? अब ये जो इनर वाली मेम्ब्रेन है वो स्ट्रिक्टली परमिएबल है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देती है, सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स को, लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, ओनली टू द ऑक्सीजन, एटीपी, एंड ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग ट्रांसफर ऑफ द मेटाबोलाइट्स, और कुछ
स्पेशल मेटाबोलाइट्स को क्रॉस जाने देती है, ठीक है, जो बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स उनको भी जाने देगा, बट मेनली और अदर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स उन सबको नहीं पासेज होने देती, ठीक है। क्रिस्टी एक हाईली स्ट्रिक्टली परमेबल लाइनिंग है। आउटर वाली हमने देखा था फ्रीली परमेबल थी, आउटर मेम्ब्रेन, एंड इनर मेम्ब्रेन इज स्ट्रिक्टली परमेबल। अब बीच का स्पेस, बीच के स्पेस को बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में एक लिक्विड फिल होता है, दिस वन दैट लाइक ऑफ अ सेल साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म जैसा इसमें एक लिक्विड भी फिल होता है, ठीक है। एंड थोड़ा सा डिफरेंस होता है बस यहाँ पे कि इसमें कुछ अलग टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बस। वैसे आप याद रखना बस कि इसमें जो लिक्विड फिल होता है इज लाइक अ साइटोप्लाज्म कंपोजिशन। अब आते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैट्रिक्स में ही सारी रिएक्शन कॉज होती है, ठीक है। मैट्रिक्स पार्ट बेटा कहाँ पर है हमारा, ये पार्ट है मैट्रिक्स, ठीक है। बीच वाला पार्ट, मिड वाला जो आपका जितना भी एरिया बचा है इनर फोल्डेड स्ट्रक्चर के अंदर का जो एरिया है ना, दिस वन इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यहीं पे मिलेगा आपको डीएनए, यहीं पे मिलेगा डीएनए। कैसा होता है यहाँ पे, डीएनए की डबल स्ट्रैंड दिखाई दी है ना हमें, देखो दो स्ट्रैंड दिखाई दे रही है डीएनए की, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और सर्कुलर होता है। डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड एंड सॉरी दिस एंड circular. DNA is a double stranded and circular. Okay, and circular. तो मैट्रिक्स में क्या क्या हो गया आपका, the matrix of a mitochondria is a complex mixture of a protein and enzymes. These enzymes are important for a synthesis of ATP molecules. ATP molecules के लिए एक important enzymes है, यहाँ पे present होते हैं। Mitochondria, ribosomes, tRNAs and mitochondrial DNA, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मैंने बता दिया आपको डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है। राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जिसको कहते हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन होता है, अभी हम देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे और क्या मिलते हैं हमें, F0 F1 पार्टिकल्स जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम्स कल बताया था मैंने आपको, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, दिस वन इज ऑक्सीजोम्स। ये इनर लाइनिंग के पूरे बैक साइड में, नीचे साइड में, अंदर की साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजोम्स भी हेल्प करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ऑक्सीजोम्स का काम क्या है, फॉर हेल्प्स इन एटीपी प्रोडक्शन। कैसे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, एक रिएक्शन के थ्रू बता सकते हैं। ये कन्वर्ट करते हैं एटीपी को एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके एटीपी में, एडीपी को एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके एडीपी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये F0 to F1 पार्टिकल्स, ठीक है। दोनों की फुल फॉर्म बेटा पता है आपको, एडीपी का मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल। अब इसमें अगर हम एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट का और ऐड कर दे तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी बन जाएगा। एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कौन करता है, इसमें कौन हेल्प करता है, दिस वन F1 और F0 पार्टिकल्स। अब एडीपी कैसे बनता है, ठीक है, अभी देखते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस द एनर्जी, ठीक है, दिस वन इज प्रोड्यूस द एनर्जी। सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर सेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया टू बी proceed and to produce a charge molecule। सिंपल मॉलिक्यूल से एक चार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है, यानी एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करना, साफ साफ ये लिख सकते हो आप। These charged molecule combine with the oxygen and produce ATP molecules, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये चार्ज मॉलिक्यूल, सर इसकी बात कर रहे हैं, यानी ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है
मतलब आपका एटीपी देता है, पायरुवेट देता है और CO2 रिलीज करता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्लियर साफ साफ लिख देती हूँ। जब आपका जो ये जो है आपका ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बाइंड होता है तो क्या करेगा, ये क्या क्या प्रोड्यूस होगा, 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का होगा, 1 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, 38 एटीपी प्रोड्यूस होगी, CO2 प्रोड्यूस होता है और पायरुवेट आपका, पायरुवेट तो ये बन जाता है आपका कंप्लीट, बस इतना याद रखेंगे, 38 एटीपी और CO2 रिलीज होता है। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 एटीपी एनर्जी देता है। आगे आएगा, मैं बताती हूँ आपको। इस प्रोसेस को बोलते क्या है, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव क्यों बोल रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है कुछ फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स का बनना, जुड़ना। तो यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स आपका क्या बना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। Mitochondria helps the cells to maintain proper concentration of a calcium ion within the compartment of the cells. सेल्स के अंदर ही अंदर यानी साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को कौन रेगुलेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट करता है। Mitochondria also help in the building certain part of the blood and hormones like testosterone and estrogen. Testosterone और estrogen is a गोनाडोट्रोपिक हॉर्मोन्स है ये। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन फाउंड इन अ मेल एंड ईस्ट्रोजन फाउंड इन अ फीमेल। ठीक है, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल हॉर्मोन्स होते हैं जिसको बिल्डअप करने का काम, ठीक है, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, कौन सी सेल्स में होगा, ये उन सेल्स में होगा लाइक टेस्टोस्टेरोन कहाँ प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, टेस्टिस के अंदर होता है ना। एंड ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन आपका कहाँ पर हो रहा है, ओवरीज के अंदर हो रहा है। तो वहां की जो सेल्स होंगी उनकी सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो इस प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक है, लिवर सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की अगर मैं बात बताऊं आपको तो अमोनिया इज अ हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है। दिस वन इज 1000 टाइम मोर टॉक्सिक देन यूरिया। याद रखना, आगे आएगा, आप जब आप चैप्टर पढ़ोगे एक्सक्रीशन वाला उसमें लिखा हुआ है बुक में भी साफ साफ, अमोनिया इज 1000 टाइम्स मोर टॉक्सिक देन यूरिया। यूरिया हम पास आउट करते हैं ना, लेकिन बनता हमारी बॉडी में अमोनिया है। अमोनिया आपका यूरिया में कन्वर्ट होता है इन द लिवर। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। अगर अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में रह जाते हैं तो वो कैंसरस सेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं, तो टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हायर मेजर टॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, देखो ध्यान से समझोगे, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, दिस वन इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ठीक है, सेल्स का डेड होना, ठीक, एबनॉर्मल डेथ ऑफ द सेल्स ड्यू टू द डिसफंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कैन इफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया अगर डिसफंक्शन हो जाए, किसी सेल है, कोई सेल्स है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही वर्क नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एटीपी का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, उस सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो सेल भी डेड हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस यानी अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन हो जाए तब उस कंडीशन में एबनॉर्मल सेल डेथ कॉज हो जाती है। और अगर सेल्स कहीं पे डैमेज हो रहे हैं इसका मतलब है उसका इफेक्ट ऑर्गन पे भी पड़ेगा। ठीक है, दिस माइटोकॉन्ड्रिया कैन इफेक्टेड द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। क्लियर। अब आते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। मेन फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या,
38 एटीपी का बनना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रोसेस हो रही है पूरी। प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कैरीड वाया NADH, सबकी फुल फॉर्म में बताती जाती हूँ आपको, ये प्लांट फिजियोलॉजी में आएगा वैसे। NADH निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड, ठीक है, निकोटीन एमाइड हो गया ये, निकोटीनामाइड डाई हाइड्रेट। ठीक है, निकोटीनामाइड डाइहाइड्रेट, NADH। NADH से एक इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया। यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रही है, ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारी सारी सेल में पहुंचा है। ग्लूकोज इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंड होगा, या ऑक्सीजन के साथ, पहले लिख देते हैं, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा। ये प्रोसेस बेटा हो कहाँ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म कह सकते हो, साइटोप्लाज्म में हो रही है ये रिएक्शन। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ग्लूकोज पायरुवेट बनाता है, पायरुवेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और CO2 निकलती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके पायरुवेट बना रहा है और CO2 बाहर आती है। तो CO2 तो वापस चली जाएगी सेल से, और क्या हुआ, 2 ATP बन गए भाई, यहाँ पे 2 ATP बन गए हैं। अब ये पायरुवेट कहाँ जाएगा, ये पायरुवेट पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये स्ट्रक्चर जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरुवेट पहुंच गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइकिल चलती है, क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल को हम और क्या बोलते हैं, TCA साइकिल। क्रैब्स साइकिल में ये पायरुवेट पार्टिसिपेट करके पहले 2 ATP बनाता है और CO2 बाहर निकलती जाएगी, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ETC के थ्रू 34 ATP बनाता है, और आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने ATP बन गए, एक ग्लूकोज की प्रोसेस, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टोटल 34, 2 यानी कि 36, और 2 और ऐड कर लेंगे तो कितने हो गए टोटल, 38 ATP प्रोड्यूस्ड वाया 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस कंप्लीट प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी कहाँ से आई है, रेस्पिरेशन प्रोसेस से आई है। सेल के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज डिसोसिएट हो रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बाइंड होके डिसोसिएट हो रहा है, एंड इज फॉर्म आ 38 ATP एनर्जी। नेक्स्ट पे आते हैं प्लास्टेट्स। प्लास्टेट्स 3 टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स भी आपके डबल लेयर ऑर्गेनेल्स हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आपके दो आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आपका ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोब्लास्ट, कलरफुल जो पिगमेंट जिसके पास प्रेजेंट है। ल्यूकोप्लास्ट, जिसके पास कलरलेस पिगमेंट प्रेजेंट है, कोई टाइप के पिगमेंट यानी कि नहीं है, सिर्फ स्टोरेज का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास क्लोरोफिल है, यस आपको पता है, इज एम्बॉडेड इन प्लांट, ग्रीन कलर है ना, ग्रीन कलर शो करता है। क्रोमोप्लास्ट लाइक कैरोटीन्स, जो कि रेड कलर शो करता है। जेंथोफिल ऑरेंज कलर, येलो कलर, है ना। कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स ये पिगमेंट किसमें होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, स्टोरेज, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करता है, कलरलेस है। ठीक है, इसके पास कोई कंटेनिंग कलर्ड नहीं है। अब ये ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एलीरोप्लास्ट। ये आपको याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है तीनों, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च का स्टोर करते हैं। जैसे कि आपने देखा
व्हीट में, है ना, एंड मेज में, इन सबके सीड में क्या है, स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर जो प्रेजेंट है ल्यूकोप्लास्ट, वो क्या स्टोर कर रहे हैं, स्टार्च। अगर अमाइलोप्लास्ट का एग्जांपल आता है, आप बता सकते हो मेज, व्हीट, है ना। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट क्या कौन से हो सकते हैं, जो कि फैट स्टोर करते हैं, फैट या ऑयल स्टोर कर सकते हैं, फैट और ऑयल का स्टोरेशन करते हैं। लाइक सनफ्लावर के सीड होते हैं, लाइक मस्टर्ड के सीड्स हैं, उस वो कौन सा टाइप आ गया आपके, एलायोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ अ फैट और ऑयल्स। एल्यूरोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ अ प्रोटीन्स, ये किस में मिलेंगे आपको, पल्सेस में मिलते हैं, है ना, पल्सेस में। इस टाइप के एल्यूरोप्लास्ट जो है आपको ये पल्सेस में मिलते हैं, इस टाइप के ल्यूकोप्लास्ट जिसको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। तो अमाइलोप्लास्ट is related to starch, aleuroplast is related to a fat, and aleuroplast is related to a प्रोटीन। चाहे इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म ट्रिक या कुछ बना लो इससे, बट ये आपको बेटा याद होने चाहिए। एंड ठीक है, कोई भी अपनी शॉर्ट ट्रिक आप इस पे अप्लाई करके इसको याद करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। Chloroplast is elongated disc-shaped organelles which contain chlorophyll. Chlorophyll is present in green plants which help them. अच्छा बेटा एक बात बताइए गुरलीन, जब फाइनल जब आपका एग्जाम्स होता है तो उसमें पूरा सिलेबस आता है या फिर जितना कंटेनिंग बचा होता है लास्ट में करवाते हैं वो आता है फाइनल एग्जाम्स? एमजीएन का क्या पैटर्न है? जितना रहता है उतना नहीं आता है जो जो होता जाता है वो नहीं आता है। मैम, जो नहीं होता वो तो नहीं आता, पर जितना सिलेबस करवा देते हैं वैसे तो कभी पूरा होता नहीं है। फाइनल में जितना भी नहीं हो होता क्या जाता पूरा? नो मैम, फाइनल में तो हो जाता है, हाँ वही तो। पीरियोडिक में रह जाता है। हाँ बेटा वो तो है, पीरियोडिक लेकिन में फाइनल में फुल सिलेबस आता है या फिर जो सिलेबस जो टेस्ट हो चुके होते हैं उनका सिलेबस नहीं आता है, आगे जो रिमेनिंग बचा होते हैं चैप्टर्स उनका आता है। फाइनल में कैसा होता है, पूरा कंप्लीट आता है सिलेबस? मैम मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगी। आपका भैया का आता होगा ना, आपके ब्रदर का? मैम उसका, मैम वो स्कूल का पढ़ता ही नहीं है, वो बताते ही नहीं है। अच्छा स्कूल का नहीं ध्यान देता, ये ठीक है। वैसे तो नॉलेज के लिए सही बात है कि पढ़ना चाहिए, आपको कंपटीशन देना है तो सारा ही कुछ पढ़ना चाहिए। स्कूल के हिसाब से चलोगे फिर आप कितने चीजें मैम छोड़ दो। उसको लगता है वो पढ़ा ही नहीं रहे हैं स्कूल वाले को। अच्छा, तो वही आपको एक ही कंटेंट। वैसे अटेंडेंस के लिए क्लास लगा लेता है। अच्छा अच्छा, तो ठीक मैं है। कल पूछ के बता दूंगी वैसे फिर मैं। हाँ, वैसे तो मेरे ख्याल से आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए, है ना, सिलेबस चाहे आपका कितना भी आए लेकिन। मैम जो डिलीट हुआ है वो ही नहीं आएगा, बाकी सब तो आएगा। हाँ अच्छा, ठीक। क्लोरोप्लास्ट में से कुछ जो डिलीट हुआ है वो मैंने थोड़े थोड़े कंटेंट आपको बता ही दिए हैं, शॉर्ट में बता दिए हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इलोंगेटेड डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, अभी हम डायग्राम देखेंगे तब क्लियर होगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है ना। क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिल है और क्लोरोफिल पिगमेंट है। अब क्लोरोप्लास्ट करता क्या है, मोस्ट एक्टिव प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स है ना वो इसके थ्रू अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं प्लांट, तो इसको फूड फैक्ट्री कहते हैं। which uses energy of a sunlight, या सनलाइट की जो एनर्जी है, दिस वन कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल एनर्जी, यही प्रोसेस होती है। ठीक है, तो फिर ये वाली प्रोसेस से क्या बन रहा है, फूड का सिंथेसिस होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्रोमोप्लास्ट जो आपको प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में, पेटल्स में, जो कि कलर दे रहे हैं, लाइक येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। दिस वन इज फाउंड इन रूट्स, सीड्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। अलग अलग फंक्शन है, कुछ स्टार्च स्टोर कर रहे हैं, कुछ फैट स्टोर कर रहे हैं, कुछ आपका प्रोटीन स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट भी, देखो ध्यान से समझो कि बेटा
अब ये एक डिस्क शेप की स्ट्रक्चर है ना, ऐसे से बहुत सारी डिस्क प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। इन डिस्क को, ये जो डिस्क है ना, दिस वन इज कॉल्ड अ, एक डिस्क को तो हम बोलेंगे ग्रेनम, सारी डिस्क को हम बोलते हैं ग्रेना, ठीक है। एक डिस्क इज कॉल्ड ग्रेनम एंड द ऑल डिस्क इज कॉल्ड अ ग्रेना, ठीक है। इस ग्रेनम के अंदर अगर हम कट करके देखें, जो अंदर का पार्ट होता है, अंदर का एरिया जो होता है, सपोज दैट ये है एक डिस्क, मैंने इसको कट कर दिया इतना, तो इसके अंदर का ये जो एरिया होगा ना, ये वाला पार्ट अंदर का एरिया, तो ये वाला एरिया, दिस वन इज कॉल्ड ल्यूमन, अंदर वाला एरिया इज कॉल्ड ल्यूमन पार्ट। इस ग्रेना के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको कहते हैं थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्रेना के ऊपर जो लेयर और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दिस वन इज कॉल्ड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स भी आपका, आपको पता है डबल लेयर लाइनिंग है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन हो गई, आउटर एंड इनर, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर पूरे में ये जो फिल होता है, इस ग्राउंड समझ लो, दिस वन इज अ ग्राउंड, अंदर वाला जो एरिया इज अ ग्राउंड, इसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो मेन यहाँ पे जो पार्ट है ना, वो है ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना के ये जो अंदर वाला एरिया उसको ल्यूमन कहते हैं, ग्रेना के ऊपर वाली मेम्ब्रेन को थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल आपका थैलेकॉइड में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल जो पिगमेंट है ना, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट कहाँ होता है, प्लास्टिड्स में या फिर क्लोरोप्लास्ट में, तो थैलेकॉइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो हमने मेन कंपोनेंट पढ़े, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये रिएक्शन के अंदर होता क्या क्या है। डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन इज अकर इन अ ग्रेना एंड स्ट्रोमा में आपकी डार्क रिएक्शन होती है। क्या डार्क रिएक्शन रात में होती है? नहीं, दोनों ही रिएक्शन दिन में कॉज होती है, ड्यूरिंग अ डे टाइम्स, दोनों रिएक्शन डे टाइम्स में कॉज हो रही है। बट लाइट रिएक्शन इज अ डिपेंडेंट ऑन लाइट, लाइट रिएक्शन में लाइट की जरूरत होती है, लाइट यूटिलाइज होती है, इसीलिए इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन में लाइट्स का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फाइनल कंपाउंड जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो कहाँ बनता है, वो डार्क रिएक्शन में ही बनता है, फाइनल प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल्स कहाँ बनते हैं, रॉ मटेरियल्स लाइट रिएक्शन में बनते हैं, और फाइनल प्रोडक्ट आपका कहाँ बनता है, डार्क रिएक्शन में बनता है। तो दोनों रिएक्शन कंप्लीट होने से ही आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होती है। क्लियर है ये पॉइंट? अब ये देखा हमने डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। प्लास्टिड्स में मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट भी अपनी कॉपी बना सकता है, अपनी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है, क्योंकि इसके पास भी अपना सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइबोसोम भी है 70s टाइप का, इसीलिए ये अपनी बहुत सारी कॉपी बना सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, ठीक है। Thylakoids flatted disk have a small internal volume to the maximize hydrogen gradient upon प्रोटॉन अकुमुलेशन, ठीक है। अभी आगे आएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करता है। थैलेकॉइड बस आप इसमें इतना याद रखोगे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, फ्लैटेड डिस्क के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है। ग्रेना क्या है आपका, थैलेकॉइड्स आर अरेंज इनटू स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर, इंक्रीज द सरफेस एरिया, वॉल्यूम रेशियो ऑफ अ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। पूरी बंचेस को हम बोलते हैं, पूरी जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पूरे इकट्ठे हो गए उसको बोलते हैं हम ग्रेना, लिखा था मैंने यहाँ पे, ये ग्रेना, पूरे बंचेस को हम ग्रेना बोलेंगे। और यहाँ होता क्या है, यहाँ लिख लेंगे लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है। फोटो सिस्टम,
Pigment organize into a photosystem in a thylakoid membrane to maximize light absorption. ठीक है, फोटोसिस्टम कहाँ प्रेजेंट है, थैलेक्वाइड में प्रेजेंट है, या फिर क्लोरोफिल आ जाता है तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, लिखा नहीं है इन्होंने, लिख देंगे आप, क्लोरोफिल क्या काम करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में आपकी डार्क रिएक्शन होती है, इन्होंने लिखा है कैल्विन साइकिल, ये एक्चुअली ये साइकिल डार्क रिएक्शन में होती है। ठीक है, कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन में होती है, तो हम कह सकते हैं ये आपकी स्ट्रोमा के अंदर होगी। लैमली, लैमली बताना है मुझे आपको, ये देखिए, ये जो कनेक्शन है ना एक ग्रेना का दूसरे बंचेस से दूसरे बंचेस में, दिस वन, दिस कनेक्शन, ये जो कनेक्शन जा रहा है इस कनेक्शन को बोलते हैं लैमिना। लैमिला इज द कनेक्शन, कनेक्ट्स एंड सेपरेट द थैलेक्वाइड स्टैल्क, कनेक्ट करती है और सेपरेट भी कर रही है, कनेक्ट भी कर रही है और सेपरेट भी कर रही है। ठीक है, दिस वन इज अ कनेक्शन। द ग्रेना, ग्रेना को कनेक्ट करने वाली स्टैल को हम लैमला कहते हैं, लैमली, ग्रेना को कनेक्ट करने वाली स्टैल को लैमली कहते हैं। बीच बीच में ये ऐसे आएंगे, ये दिस वन लैमली। ये लैमली का काम क्या है, मैक्सिमाइज द फोटोसिंथेटिक इफेक्ट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, फोटोसिंथेटिक इफेक्ट को बढ़ाना, बस इसका यही काम है। नेक्स्ट आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेयर क्या होगी, एक ही लेयर होगी, सिंगल मेम्ब्रेन है ये, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। अब ये होता क्या है, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, द इंटरनल कंपार्टमेंट इज कॉल्ड अ ल्यूमन and is a separate part of the cell with is a distinct protein and ion composition। अभी बात दिखाते हैं तब समझ में आएगा ये। At a certain site, the endoplasmic reticulum membrane is a continuous with the outer nuclear envelope membrane। ठीक है, से अटैच है पूरा। डिपेंडिंग ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ राइबोसोम्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दिस वन इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, यहाँ पे पहले देखेंगे। यहाँ पे आ जाइए। अब ये जो है आपका, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले हम नॉर्मली बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आपका कहाँ से अटैच होता है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है ना, ये न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होता है। दिस वन अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप से। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के अंदर ये जो ल्यूमन पार्ट है, ये ना ल्यूमन पार्ट होता है अंदर, एक स्ट्रक्चर है, दिस वन इज अ ल्यूमन पार्ट, अंदर के पार्ट को हम ल्यूमन पार्ट कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपने एक कुकुम्बर को कट किया है ना, कुकुम्बर को कट किया, ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या बोलोगे आप, ल्यूमन बोलोगे। ऐसे इसके अंदर वाले पार्ट को हम ल्यूमन कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिल्स होगा या ऑर्गन होगा उसके अंदर वाले पार्ट को ल्यूमन कहते हैं। अब ये जो ल्यूमन वाला पार्ट है इसका, दिस ये ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहते क्या है, इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस्टर्नी। कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्रिस्टी और सिस्टर्नी में। वहां हमने पढ़ा क्रिस्टी, वहां पे पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी, यहाँ पे है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। ये जो पाइप लाइक के स्ट्रक्चर है ना, 1 2 3, ये सब क्या है, सिस्टर्नी है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में हो ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज कॉल्ड सिस्टर्नी। अब इन सिस्टर्नी के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस भी होते हैं, ये आ गया स्पेस, यहाँ आ गया स्पेस, तो इसको सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। वैसे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता। एंड अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स की सरफेस पे राइबोसोम एप्लीकेबल होते हैं तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं सो इज कॉल्ड अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब रफ एंड स्मूथ में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बता सकते हो रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस है, दिस वन कवर्ड बाय राइबोसोम्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस पे राइबोसोम्स नॉट एप्लीकेबल, नॉट कवर्ड दिस मेम्ब्रेन। This one found in a cell synthesizing protein. Examples: enzyme cells, plasma cells, nerve cell. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी सेल्स में मिलता है जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा होती है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ऐसी सेल में मिलता है जहां पे लिपिड्स मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करनी होती है। ठीक है, ये आपको पता ही है। ये भी लिख सकते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या बनाता है, सिंथेसिस द प्रोटीन का काम करेगा, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज द लिपिड मॉलिक्यूल्स, ये भी लिख सकते हो। This one involved in the post translation and modification। ये आप जब ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, ये डीएनए में होती है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस का मतलब होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अभी आप स्किप कर सकते हो। यस, हाँ, एंड चलिए मैं बता ही देती हूँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, इतना तो पता चल ही गया है आपको। प्रोटीन की सिंथेसिस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड अ ट्रांसलेशन की प्रोसेस, ट्रांसलेशनल प्रोसेस। ये +2 का है वैसे पार्ट। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पार्टिसिपेट करता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, ट्रांसलेशन की एंड प्रोसेस में, इसीलिए पोस्ट ट्रांसलेशन कह रहे हैं। ट्रांसलेशन होने के बाद प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करता है, प्रोटीन को पर्टिकुलर शेप देना। ठीक है, पर्टिकुलर जो कंटेन है प्रोटीन के, अमाइनो एसिड का बना है ना प्रोटीन, कुछ अमाइनो एसिड ऐड करना, कुछ अमाइनो एसिड हटाना, तो इसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन का काम कौन कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो बायोसिंथेसिस हुई है, यानी लिपिड्स मॉलिक्यूल्स की, है ना, और लाइसोसोम्स की, लिपिड्स मॉलिक्यूल्स और लाइसोसोम्स की सिंथेसिस के लिए ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बायोजेनेसिस जो हो रही है, अभी आगे पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा फंक्शन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही गोल्गी बॉडी बनती है, और गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम्स बनते हैं, लाइसोसोम से वेसल्स बनते हैं। ये पूरा एक सीक्वेंस है। ठीक है, तब समझ में आएगा आगे, अभी आने वाला है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मोस्ट स्टेबल, क्योंकि वो रफ होते हैं और राइबोसोम्स भी इसके ऊपर एप्लीकेबल है, टफ होते हैं, मोस्ट स्टेबल होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक इज लेस स्टेबल। सॉरी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स फाउंड इन एक्सोक्राइन सेल ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, ये एक्सोक्राइन सेल ऑफ पैनक्रियाज में भी मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं ये बता दिया है इन्होंने, वैसे इतना आप नहीं याद कर पाओगे, इसको आप स्किप कर सकते हो, कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये कभी पूछा नहीं जाता है। एक ये डिफरेंस बता सकते हो, देखो ये वाले डिफरेंस आप 1 2 3 4 एंड दिस वन इज अ 5 1। ये सिस्टर्नी से बने होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन इज अ फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी का फॉर्म बनाते हैं। ये ट्यूब्यूल का फॉर्म बनाते हैं, दिस वन इज अ फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में ये जो बने हुए ना, इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में जो बने हैं उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। याद रखना, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी और क्रिस्टी, क्रिस्टी अलग अलग है। ठीक है, क्रिस्टी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता था, सिस्टर्नी हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक, फंक्शन अगर हम देखें, पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के देख लो। ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस। ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, अभी आप कहोगे कि मैम आप कहते प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन कैसे आ गया। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ बाइंड होता है
तब एक बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन का सीक्रेशन तो यहाँ पर होता है, गोल्गी बॉडी भी इसका सीक्रेशन करती है ग्लाइकोप्रोटीन का, आगे आएगा भी। डिस्ट्रीब्यूट्स, ट्रांसपोर्ट, वेसल्स, प्रोटीन सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना, वेसल्स बनाना, इन सब का काम भी आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। सपोज है, देखो एक ये है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के सिस्टर्नी है। ये सिस्टर्नी क्या काम कर रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटीन बना रहे हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने आप उसमें इन्वॉल्व होकर ग्लाइकोप्रोटीन बना ले रहा है। फिर ये वेसल्स बनाते हैं, एक वेसल्स के थ्रू ये मटेरियल्स कहाँ पहुंच जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इट इज द मेम्ब्रेन फैक्ट्री ऑफ अ सेल। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, लिपिड्स तो बनाता ही बनाता है, स्टीरॉइड्स भी बनाता है। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स एक टाइप के ऐसे टाइप्स होते हैं, जनरली जो आपके स्टीरॉइड्स दोज कंपाउंड जो कि सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, सेक्स हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन का जो फॉर्मेशन करते हैं वो स्टीरॉइड्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये स्टीरॉइड्स बना रहा है, लिपिड बना रहा है। मेटाबोलाइज, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है टॉक्सिक को बाहर निकालना, टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब होता है जो कि हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं उसको कहते हैं टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, डिटॉक्सिफिकेशन। और क्या करता है, कैल्शियम का स्टोरेशन करता है। ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। फंक्शन ऑफ अ स्मूथ एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर के फंक्शन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन साइट। अब ग्लाइकोजन क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ शायद पहले भी लेक्चर में आपको, पहले कभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि जितना अमाउंट ग्लूकोज का हमारा यूटिलाइज होना होता है वो तो यूटिलाइज हो जाता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ग्लूकोज का जो आपकी बॉडी नहीं यूटिलाइज कर रही है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी लीवर सेल में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन जो लीवर सेल्स होंगी उसके अंदर, उन सेल के अंदर भी तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन करता है। जब शरीर, जब बॉडी को आपका नीड होगी एनर्जी की, तब क्या होता है, ये स्टोर वाला जो ग्लाइकोजन है ना वो फर्दर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज दैट आपने फास्ट रखा हुआ है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, कहाँ से मिलेगी एनर्जी, जो स्टोर्ड वाला ग्लाइकोजन है आपका वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड रहता है। ठीक है, कहाँ स्टोर होता है, मेजरली ये आपका लिवर सेल में स्टोर होता है, उसके बाद मसल सेल्स में स्टोर होता है। आते हैं गोल्जी एपरेटस, बस यही पढ़ेंगे आज लास्ट, गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी की थी इटालियन बायोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्गी, इसी के नाम से ही इन्होंने अपना नाम से ही लिखा है, कैमिलो, कैमिलो गोल्जी। ओके, ये होता क्या है, प्लांट्स में तो मैंने बता दिया ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, इसीलिए हम प्लांट्स में इसको डिक्टियोसोम कहते हैं, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। साइटोप्लाज्म में लोकेटेड है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के नियर अबाउट होगा, न्यूक्लियस के नियर अबाउट होगा। स्ट्रक्चर अगर हम देखें गोल्जी एपरेटस का, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। इसमें दो फेज होती है, सिस फेज और ट्रांस फेज। ठीक है, सिस फेज और ट्रांस फेज। ये जो आपको फेज दिखाई दे रही है दिस वन, ये वाली फेज, इस फेज को बोलते हैं सिस फेज। ठीक है, सिस, FACE, सिस फेज। और ट्रांस फेज कौन सी हो गई बेटा, ये जो बीच वाली हो गई, दिस वन इज द ट्रांस फेज, ये हो गई ट्रांस फेज। सिस फेज जो साइड वाली ये हो गई राउंड वाली सिस फेज, और जो स्ट्रेट वाली है दिस वन इज कॉल्ड ट्रांस फेज।
ट्रांसफेज मॉडिफाई होकर सीक्रेटरी वेसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये वेसल्स क्या है? वेसल्स एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर समझ लो, बाउल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके अंदर मटेरियल्स जो है, जो मैन्युफैक्चर हुआ है, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, वो इसके अंदर फिल करके या तो साइटोप्लाज्म में सेंड किए जाते हैं या तो सेल के बाहर सेंड किए जाते हैं, ताकि अदर सेल्स तक ये कंपोनेंट पहुंच सके, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस क्या कर रहा है? ट्रांस वाला पार्ट इन वेसल्स का, सीक्रेटरी वेसल्स कहते हैं इसको, सीक्रेटरी विसाइकल भी कह सकते हो, सीक्रेटरी विसाइकल या वेसल्स कह सकते हो। सीक्रेटरी विसाइकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मटेरियल्स फिल होके, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स फिल होके सेल्स के साइटोप्लाज्म में पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब ये सिस आपका, ये जो एक पर्टिकुलर यूनिट्स है ना, ये ऐसा ये बने हुए हैं, सिस और ट्रांस, ऐसे ऐसे ये बने हुए हैं। इस पूरी यूनिट को हम क्या कहते हैं? इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। दिस यूनिट इज कॉल्ड अ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी वर्ड अभी वहां पे भी आया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने सिस्टर्नी कहा था, इनको भी सिस्टर्नी ही कहते हैं, ठीक है, दोनों को ही। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर को भी सिस्टर्नी कहते हैं, और यहाँ पे इसको भी गोल्जी एपरेटस के इसको भी सिस्टर्नी ही कहते हैं, ठीक है। सिस और ट्रांसफेज का ध्यान रखना, कौन सा सिस फेज है, कौन सा ट्रांसफेज है। ट्रांसफेज सीक्रेटरी वेसल्स बनाता है, ये बत दिखा दिया मैंने आपको। अब आते हैं गोल्जी एपरेटस जो है आपका, जिस लाइक अ पोस्ट ऑफिस कहा जाता है इसको, या कुरियर कंपनी समझ लो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से तो आजकल पोस्ट नहीं करते हैं लोग, कुरियर कंपनी समझ लो इसको। कुरियर कंपनी क्या करती है? कुरियर कंपनी के पास जो प्रोडक्ट आता है उसको पहले वेरीफाई करती है, वो पैकेजिंग करती है उसका, पैकेजिंग करके एक टारगेट एरिया पे जहां उसको पहुंचाना होता है वहां पे पहुंचा देती है ना। कुरियर कंपनी का यही काम है। गोल्जी एपरेटस का भी सेम यही काम है, ठीक है। गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? कुछ बना नहीं रही है गोल्जी एपरेटस, एक कोरियर कंपनी एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करती है। इसको पोस्ट ऑफिस, सेल्स का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान से समझोगे इसको। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखें तो क्या क्या दिखाई देता है? लैमली दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं, लैमली को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टर्नी, सिस्टर्नी वर्ड याद रखो। वेसाइकल दिखाई देते हैं, वैक्यूल्स दिखाई देते हैं। फ्लैटेड सैक सिस्टर्नी आर a band and a semi-circular shape, ऐसे 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 semi-circular shape में है। Golgi complex is a polar in nature, polar मतलब is moved towards the water, water loving है। And the end of the stalk is known as cis, stalk की end को हम cis कहते हैं। जो मिड वाला पार्ट होता है, these receiving departments, trans phase है, this one is called a trans, ठीक है। शिपिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से वेसाइकल्स बनते हैं, ट्रांस फेज से वेसाइकल्स निकलते हैं, ट्रांस फेज से ही वेसाइकल बनकर निकलते हैं। वेसाइकल आर माइन्यूट स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ गोल्जी apparatus and that originate from the cisternae by the budding process, ठीक है, and they are found singly or in a cluster, एक एक करके भी निकल सकते हैं, क्लस्टर में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। वैक्यूल्स भी बनते हैं। वैक्यूल्स क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, कंपार्टमेंटली कंपैरेटिवली लार्ज सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स सीक्रेटरी वेसल से बड़े होते हैं, and they also lie at a maturing phase and contain electron dense materials। इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये बड़े होते हैं साइज में, किससे? सीक्रेटरी वेसल से। A Golgi body is like a post office, because post office collect and packages the package just like a how a Golgi body modified collects and packages, ठीक है। कैसे कैसे करते हैं देखते हैं। अब देखो क्या वो बना था आपका, देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना दिया था आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना दिया था आपका
ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये मॉलिक्यूल्स कहाँ के, ये है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे। इन्होंने इस मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स को किसके पास भेज दिया, कुरियर कंपनी के पास भेज दिया। कुरियर कंपनी के पास इन्होंने अपने हिसाब से पैक कर दिया वेसिकल्स में, वेसाइकल में, और भेज दिया गॉल्जी एपरेटस के पास। गॉल्जी एपरेटस कुरियर कंपनी है ना, कुरियर कंपनी है। तो ये क्या करेगा, पहले वेरीफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई द प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग करेगा, पैकेजिंग कर दिया, और क्या किया, डिलीवर करेगा, डिलीवरी, है ना। अब डिलीवरी किस फॉर्म में करेगा, एक पैकेजिंग किसके फॉर्म में करी है, सीक्रेटरी वेसाइकल के फॉर्म में। कहाँ पे पहुंचाना है, या तो सेल के अंदर ही पहुंचाना है यानी साइटोप्लाज्म में पहुंचाना है, या तो सेल के बाहर भेजना है। सेल के बाहर अगर भेजना है तो एक फिनोमिना होती है एक्सो सेल एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है मटेरियल का सेल के बाहर जाना। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है, सॉरी, सेल्स के अंदर आना। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस मटेरियल का सेल से बाहर जाना, एंडोसाइटोसिस मटेरियल का सेल के अंदर आना। ठीक है, अभी सेशन आपका आज ऑफ नहीं हुआ, ठीक है बेटा, बस ये लास्ट यही पढ़ेंगे। अब समझ में आ रहा है गुरलीन? यस मैम। इसका मेन फंक्शन बेटा क्या है, सीक्रेशन का फंक्शन है। इट्स अकर इन द फॉर्म ऑफ secretory granules and it also has a role in a neuro secretion, secreting neuro secretory materials। ठीक है, एंड मेन न्यूरो secretory materials पे ये वर्क करता है। एंड गोल्जी apparatus organelles act as a packaging, जो बताया मैंने अभी आपको, packaging organelles and transport their various materials like protein polysaccharides out of the cell। लिख सकते हो इनसाइड द सेल भी होता है और आउटसाइड द सेल भी होता है। गोल्जी apparatus takes part in a formation of a प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्जी apparatus प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से भी अगर डैमेज होती है, ये सेल डिवीजन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब नहीं बनती है, तब ये उसको बनाने में भी पार्टिसिपेट करता है, सेल वॉल को बनाने में भी पार्टिसिपेट करता है। लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स जिसको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल कहते हैं, उसका फॉर्मेशन मेनली प्राइमरी लाइजोसोम्स, उसके बाद सेकेंडरी लाइजोसोम बनता है, फिर आपका फैगोसाइटिक बनता है। तो मेनली आपको याद रखना है लाइजोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, लाइजोसोम का फॉर्मेशन आपका गोल्जी एपरेटस ही करते हैं। लाइजोसोम जो ऑर्गेनेल्स है वो इसी से ही बनते हैं, वेसाइकल और वैक्यूल्स बना रहे हैं ना ये, तो वो आगे जाके लाइजोसोम्स में ही कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, स्पर्म सेल को अगर हम देखें, स्पर्म सेल ऐसा होता है ना, पॉइंटेड स्ट्रक्चर और ये नेक एंड टेल लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है एक्रोसोम्स, इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम्स बोलते हैं। स्पर्म सेल्स में जो एक्रोसोम्स है, दिस वन, तो वो भी एक सेल है ना, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्जी एपरेटस भी होगा। तो ये मॉडिफाइड गोल्जी एपरेटस ही है। दिस गोल्जी एपरेटस ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना लेता है ना स्पर्म सेल्स, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम्स। ठीक है, तो ये एक्रोसोम्स में भी गोल्जी एपरेटस आपको दिखाई देगा। स्पर्म सेल्स में, स्पर्म सेल में हम इसको किस नाम से जानते हैं, एक्रोसोम्स के नाम से जानते हैं। गोल्जी एपरेटस मॉडिफाई होके एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हेड कैप ऑफ स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स छोटा सा ही है, इसको बता देते हो, थोड़ा सा ही है ये लाइसोसोम्स। फिर आपका बस आपका फिर क्रोमोसोम्स के टाइप्स बचेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम उसी से बन जाएगा आपका, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम तो 1 मिनट में समझ जाओगे। राइबोसोम्स बचेंगे। देखो लाइसोसोम्स आपका क्या है, लाइसोसोम्स को हम कहते हैं
suicidal बैग ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? इसके पास ना अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये बहुत सारी कंटेंट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, चाहे वो पार्टिकल्स हो, फूड पार्टिकल्स हो, फॉरेन मटेरियल्स हो, टॉक्सिन हो, टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जो पॉइजनस कंपाउंड हमने खा लिया, सपोज दैट आपकी सेल में चले गए, है ना, आपकी सेल्स में चले गए पॉइजनस सब्सटेंस ब्लड के थ्रू, तो पॉइजनस सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम लाइसोसोम्स का होता है। अगर बैक्टीरियल कंपोनेंट है उनको भी डिस्ट्रॉय करने का काम भी लाइसोसोम्स का है। इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, दिस वन हैव अ, यहाँ लिखा हुआ है बेटा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है इसके पास। ठीक है, क्या काम करते हैं? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। एक वेसाइकल्स के शेप का होता है, ठीक है, टिनी, बहुत छोटे से होते हैं ये पार्टिकल्स, लाइसोसोम्स बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इसके पास अपना एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, 50 टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। Lysosomes of injured or dead cells rupture together and to release enzyme which lies the unless cells। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, सपोज दैट उसको कोई डाइजेस्ट करने के लिए कंपोनेंट अगर नहीं मिलता है, ठीक है, वैसे तो ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, अगर कोई कंपोनेंट उसको डाइजेस्ट करने के लिए नहीं मिलता है तब ये एंटायर सेल को, पूरी सेल्स को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। Lysosomes can digest the entire cells. This take a place during a formation of a human appendages and during natural death of the cells। ठीक है, सपोज दैट कोई पर्सन है जिसने 4-5 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो क्या है, इन सेल्स को, लाइसोसोम्स को कुछ कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे हैं फॉर डाइजेशन। ठीक, लाइसोसोम्स को जब कुछ कंपोनेंट्स नहीं मिलते हैं तो स्टारवेशन की प्रोसेस होने लगती है। स्टारवेशन, स्टारवेशन में क्या होता है, सेल्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। वो सेल्स डिस्ट्रॉय कैसे हो रहे हैं? क्योंकि लाइसोसोम्स उनको खाना स्टार्ट कर देता है, एंगल्फ करना स्टार्ट कर देता है। तो लाइसोसोम्स को बोलते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स। ठीक है, अब हाँ, एक पॉइंट ये है कि ये लाइसोसोम्स बनते कैसे हैं। ये लाइसोसोम्स गोल्जी एपरेटस से ही फॉर्म होते हैं। दिस आर फॉर्म्ड बाय अ गोल्जी एपरेटस से ही बनते हैं। लाइसोसोम्स कितने टाइप के होते हैं? लाइसोसोम्स 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स जब नए नए बनते हैं, न्यूली फॉर्म्ड, ठीक है, जिनके पास अभी एंजाइम भी पूरी तरीके से एक्टिवेट नहीं होते हैं। थर्ड वन, जिनके पास पूरी तरीके से एंजाइम होते हैं जो अपना फंक्शन करते हैं, फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करते हैं, ठीक है, ऑटोफैगी का फंक्शन करते हैं, ऑटोफैगी मैं बताती हूँ आपको। देन फाइनली होते हैं रेजिड्यूअल बॉडीज। अब देखो ये डायग्राम से समझ में आएगा आपको, ये साइटोप्लाज्म है, कोई पार्टिकल्स यहाँ पर आया, कोई फॉरेन पार्टिकल्स या कोई और भी पार्टिकल्स हो सकता है जिसको डाइजेस्ट करना है। ये फैगोसाइटिक वेसल्स है, ठीक है, फैगोसाइटिक वेसल्स यानी कि ये क्या है, आपका लाइसोसोम्स है। ठीक है, फैगोसाइटिक वेसल्स, लाइसोसोम्स कैसे बन रहे हैं आपके ये लाइसोसोम्स? लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है आपका, गोल्जी एपरेटस ने वेसाइकल बनाया, प्राइमरी लाइसोसोम्स बन गया। दिस वन इज अ प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम्स यहाँ पे जाके इसको पूरे को कैप्चर कर लेगा, ठीक है, जो बाहर से फॉरेन मटेरियल आया है उसको कैप्चर कर लेगा। एक वेसल्स में आया ना, इस वेसल्स को पूरी तरीके से कैप्चर कर दिया। अब प्राइमरी लाइसोसोम्स के पास तो कोई भी आपके क्या नहीं होते, एंजाइम्स नहीं होते। जब वो मैच्योर हो जाता है तब उसके पास एंजाइम आते हैं, तब वो मैच्योर हो गया, सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया। सेकेंडरी वाले के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम ने धीरे धीरे इन कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर लिया, देखो गायब हो गए, गायब हो गए, डाइजेस्ट कर लिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, ये ना वेस्ट मटेरियल रिमेनिंग, जिसको हम कहते हैं रेजिड्यूअल बॉडीज, ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट को बाहर निकाल देगा और खुद एक रेजिड्यूअल बॉडी बन जाएगा। ठीक है, खुद एक रेजिड्यूअल बॉडी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि लाइसोसोम्स एक बार में प्रोसेस करने के बाद डेड हो जाते हैं, फिर नया लाइसोसोम्स बनेगा, फिर अपना काम करेगा, फिर वो डेड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? डेड बॉडी को हम रेजिडुअल बॉडी कहते हैं।
प्राइमरी लाइजोसोम्स जो कि नया नया बना है, इसको वर्जिन पार्टिकल्स भी कहते हैं। एंड दिस हैव नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम, तब उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, सिर्फ वेसल्स बनी है। सेकेंडरी लाइजोसोम्स जो कि जिसके पास अपने एंजाइम्स हैं, है ना, एंड जिसके पास अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं इसको, जो ऑटोफैगस की भी प्रोसेस कर सकता है। ऑटोफैगी का मतलब है कि अपनी सेल्स को खाना, ठीक है, जिस सेल्स में है वो उस सेल्स को एंगल्फ करने की प्रोसेस भी कर सकता है, अगर इसको कोई और कंपोनेंट ना मिले तो। इसीलिए सुसाइडल बैक्स ऑफ सेल्स कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इसके पास क्या है, सेकेंडरी वाले के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, इसने कंपोनेंट को क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, डाइजेशन की प्रोसेस करेगा। और अब ये जो आपका डाइजेशन के बाद की जो बात होगी तो वो क्या है, रेजिडुअल बॉडी है। हेट्रोफैगोसोम एंड ऑटोफैगोसोम्स आफ्टर द डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन आर लेफ्ट विद ओनली रेजिडुअल। आफ्टर द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करने के बाद एक रेजिड्यू के फॉर्म में, एक वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में रह जाता है ये, एंड डीनेचुरेट द एंजाइम, एंजाइम भी डीनेचुरेट हो गए विद इन द वैक्यूल्स, विद आर द टर्म एज रेजिडुअल बॉडी। यानी एक बार ये अपनी प्रोसेस करने के बाद इज दैट डेड हो जाते हैं, फिर नए वाले बनेंगे, फिर डेड हो जाएंगे, ठीक है, ये प्रोसेस चलती रहती है। अब एक आता है आपका, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कौन कैसे फॉर्म होता है। तीन चार आपको कंपोनेंट याद रखने हैं। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, दूसरा गोल्गी एपरेटस, बहुत इजी है, एंड थर्ड वन लाइजोसोम्स, फोर्थ वन वैक्यूल्स। कौन किससे अराइज हो रहा है, यही सीक्वेंस याद रखना है आपको, जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ वेरियस मैक्रोमोलिक्यूल्स इंक्लूडिंग द प्रोटीन एंड लिपिड्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन और लिपिड्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, बाकी जो बचे आपके माइटोकॉन्ड्रिया बचा, क्लोरोप्लास्ट बचा, पेरोक्सिसोम बचा, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बस आपको ये चार नाम ही याद रखने हैं, ओके। ये है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। क्या किया इसने, विसाइकल के फॉर्म में भेजा, अपना जो मटेरियल्स है वो विसाइकल के फॉर्म में भेजा, यहाँ पे ये विसाइकल के फॉर्म में भेजा, ठीक है। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग से ही गोल्जी एपरेटस अपना वर्क कर पाता है, मैंने बताया था आपको, गोल्जी एपरेटस अपना वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा और भेजेगा, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उसको गोल्जी एपरेटस कुरियर कंपनी की तरह काम करता है, उसको पैक करके वो भेजेगा सेल के अंदर या सेल के बाहर। यानी कि विसाइकल्स और लाइजोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटस करेगा, ठीक है। विसाइकल्स और आपका लाइजोसोम्स, इनका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, गोल्जी एपरेटस के थ्रू होता है। इसी को ही हम मेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ये एक जो नेटवर्किंग सिस्टम है ना, इसी को हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ओके। यहाँ वन बाय वन मैं स्टेप बता देती हूँ आपको, लिख देती हूँ, ये आप नोट भी कर लो। ट्रांसपोर्ट विसाइकल, ट्रांसपोर्ट विसाइकल, बिसाइड लिखो मत लिखो, ये नॉर्मल है। द ट्रांसपोर्ट विसाइकल फ्रॉम द स्मूथ एंडो रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्ट विसाइकल फ्यूजेस विद गोल्जी एपरेटस के पास चले जाएंगे, एंड यहाँ पे क्या होगा, मॉडिफाइंग पैकेजिंग, ठीक है, गोल्जी एपरेटस के अंदर फ्यूज हो जाएंगे, डंपिंग कंटेंट इनसाइड, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, गोल्जी एपरेटस मॉडिफाई करेगा इसको, मॉडिफाइज द मॉलिक्यूल्स देन, इन अ स्पेसिफिक चैम्बर, अपने अलग अलग चैम्बर में इसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है। चैम्बर को हम सिस्टर्नी कहते हैं। और फोर्थ में क्या होगा, इसकी पैकेजिंग होगी, पैकेजिंग
ठीक है, रिसाइकल के अंदर पैकेजिंग होके इसको फाइनली ट्रांसपोर्ट का फॉर्मेशन करेगा। इसी को ही हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आएगा तो पूरी तरीके से स्टोरी की तरह है, इसको स्टोरी की तरह याद कर लो, बहुत इजी है। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स का फॉर्मेशन गोल्जी एपरेटस से ही होता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है गुरलीन? है ना, एक ही पॉइंट समझ में आ गया है? यस मैम। ठीक है, इसको एक बार पढ़ना घर पे, और कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप दोनों के लिए ही डाउट क्लास संडे को रखी है और क्वेश्चंस की क्लास। ठीक है, उसके बाद मंडे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, कल की थैंक क्लास यू मैम। इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको क्रोमोसोम्स बताने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, कल मैं उस वरुण से भी कह दूंगी कनेक्ट करने। ओके बेटा।